नमस्कार, मैं हूं राजीव व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का बुलेटिन। देश दुनिया की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। केरल पहुंचा मॉनसून। प्री मॉनसून बारिश से बदलेगा कई राज्यों का मौसम। राजकोट में होटल किचन में बड़ा ब्लास्ट, एक युवक की मौत। बड़ोदरा के लोकप्रिय नेता योगेश पटेल का अंतिम संस्कार, कई नेता गणमान्य रहे मौजूद। देश भर में मॉनसून का इंतजार अब खत्म होने लगा है। मॉनसून केरल पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक दस्तक दे सकता है। मॉनसून केरलम पहुंच गया है। अगले 2 से 3 दिन तक ये गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु को कवर कर सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में अगले 7 दिन में कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्री मॉनसून एक्टिविटी के असर से आंधी बारिश देखने मिल सकती है। इस बार मॉनसून 3 दिन लेट है। आमतौर पर ये 1 जून को केरलम पहुंचता है। इसके बाद 1.5 महीने में पूरे देश को कवर कर लेता है। 17 सितंबर के आसपास राजस्थान के रास्ते वापस शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक पूरा हो जाता है। गुजरात के राजकोट से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें भावनगर रोड पर स्थित एक होटल में अचानक ब्लास्ट से एक युवक की मौत हो गई। राजकोट के भावनगर रोड पर स्थित ठाकर धनी होटल के किचन में अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में राजस्थान निवासी अरविंद सिंह नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अरविंद सिंह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राजस्थान से राजकोट आए थे और पिछले 7 महीनों से इसी होटल में काम कर रहे थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें हादसे के बाद की स्थिति दिखाई दे रही है। हर शख्स की अपनी मर्जी, हर चेहरे के पीछे एक नकाब। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहचान किसी पद या फिर परिचय की मोहताज नहीं होती। वे अपने कर्मों से ही एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जो समय के साथ और बड़ी होती जाती है। ऐसे ही एक शख्स थे योगेश पटेल। एक ऐसा नाम जो सिर्फ वडोदरा की राजनीति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वडोदरा की कहीं ना कहीं पहचान बन चुके थे। 36 सालों तक वडोदरा की जनता की आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंजने वाला ये नाम अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। लेकिन उनकी यादें, उनका काम और जनता के दिल में मौजूद उनके लिए सम्मान शायद कभी भी खामोश नहीं होगा। योगेश पटेल को वडोदरा की जनता किसी विधायक, मंत्री या फिर नेता के रूप में कम काका के नाम से ज़्यादा जानती थी, क्योंकि योगेश पटेल ने हमेशा जनता के साथ रहकर राजनीति की, ना कि जनता से दूर रहकर। सड़क हो, पानी हो, आम आदमी की समस्याएं हो, योगेश पटेल हमेशा जनता की आवाज़ बने। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 जून 2026 को हृदय संबंधी बीमारी के चलते वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और इसी के साथ वडोदरा की जनता ने सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना एक अभिभावक भी खो दिया। और आज वडोदरा की जनता एक आखिरी बार योगेश पटेल के साथ उनके अंतिम सफ़र पर शामिल हुई है। उन्हें आखिरी बार देखने के लिए, आखिरी बार प्रणाम करने के लिए और आखिरी बार अलविदा कहने के लिए। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं योगेश पटेल, एक ऐसे जन नेता जो केवल चुनावी प्रचार के दौरान नहीं बल्कि जनता के समस्याओं के दौरान भी उनके साथ हमेशा दिखाई देते थे। અને એ પ્રજાના સાચા લોકસેવક, લોકોના પ્રશ્નો માટે સ્પષ્ટ વક્તા, કેબિનેટમાં બોલવાનું હોય, લોકો માટે અવાજ રજૂ કરવાનો હોય તો એમાં યોગેશભાઈનું સ્થાન અગ્રીમ રહ્યું છે. આજના ચૂંટાયેલા લોકોએ યોગેશભાઈએ લોકોના હૃદયમાં 8 થમ સુધી સ્થાન કેવી રીતે કાયમ માટે જીવંત રાખ્યું એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ અને સ્પષ્ટ વક્તા તરીકે એમની છબી એ હર હંમેશ લોકો યાદ રાખશે. એમને હું શ્રદ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરું. भारी दिल और नम आंखों के साथ हर कोई आज उन्हें एक आखिरी बार अलविदा करने पहुंचा है।
योगेश पटेल के सफ़र की बात करें तो 1990 में पहली बार विधायक बने और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 36 सालों तक विधानसभा में जनता की आवाज़ बनकर जनता के मुद्दे उठाते रहे और इसी के चलते वडोदरा की जनता उन्हें काका के नाम से पहचानती थी। श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, महंत स्वामी महाराजनी जय, जागन्नाथ महादेवनी जय, सर्वेश्वर महादेवनी जय। माननीय ધારાસભ્ય યોગેશભાઈ પોતે બ્રહ્મલીન થયા છે એ નિમિત્તે આજે એમના અંતિમ દર્શનનો લાભ સમગ્ર શહેરના બધા ભક્તોને પ્રાપ્ત થવાનો છે। એ નિમિત્તે ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજની આજ્ઞાથી અટલાદરા મંદિરના સર્વે સંતો આજે એમના અંતિમ દર્શન માટે પધાર્યા છે। યોગેશભાઈને અત્યંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પ્રત્યે પ્રેમ હતો અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને અત્યંત અનુરાગ યોગેશભાઈ પ્રત્યે હતો। એમના તો ઘણા બધા પ્રસંગો છે, અમે એ જાણીએ છીએ। આમ તો પોતે રાજકારણની અંદર હતા, રાજકારણમાં હોવાને નાતે પણ ધર્મની અંદર, અધ્યાત્મ માર્ગની અંદર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી। આપણે જાણીએ છીએ કે સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિષ્ઠા થઈ એ વખતે પોતે આ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બોલાવ્યા અને પ્રતિષ્ઠા વિધિની અંદર પોતે આ પ્રમાણે સામેલ કરેલા। ખૂબ આ પ્રમાણે રાજીપો પ્રાપ્ત કર્યો। સાથેની અંદર જાગન્નાથ મહાદેવની પ્રતિષ્ઠા એ પણ પોતે આ પ્રમાણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને બધું બતાવીને કરેલું। આવો અત્યંત અનુરાગ બીએપીએસ પ્રત્યે એમને અને અમને બધાને પણ યોગેશભાઈ પ્રત્યે હતો। એટલા માટે આવી લાગણી અમને પણ સાહજિક છે, આ પ્રમાણે ઉમેરાય છે। સાથે વડોદરા શહેરની અંદર શિવજીની સવારી આપણે જાણીએ છીએ કે શિવજીની સવારીના પાયાની અંદર યોગેશભાઈ જ્યારે જ્યારે આ પ્રમાણે શિવજીની સવારી નીકળશે, મહાશિવરાત્રિની અંદર સર્વેશ્વર મહાદેવનું પૂજન થશે, યોગેશભાઈ ક્યારેય પણ આ પ્રમાણે વિસરાશે નહીં એવું એમનું આવું કાર્ય એમને પોતે કરેલું છે। આજ રોજ એ પોતે અગ્નિ સંસ્કાર એમના થશે, પણ એમના પરિવાર માટે પ્રાર્થના કરીએ કે યોગેશભાઈ પોતે આ પ્રમાણે ધામમાં ગયા છે, એમનું દુઃખ સહન કરવાનું બળ છે પ્રાપ્ત થાય એના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। આ ઉપરાંત વડોદરા શહેરની અંદર પણ બહુ મોટી ખોટ યોગેશભાઈના જવાથી પડી છે, તો એમના આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાન એમને ધામનું સુખ આપે એ પ્રાર્થના કરવા માટે આજે સૌને સંતો એમના દર્શન માટે પધારેલા। नेता तो कई आते हैं और कई जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं जिन्हें जनता याद रखे और योगेश पटेल उन्हीं नेताओं में से एक थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा जनता के दिल में एक घर बसाया। वो हमेशा के लिए गुजरात की राजनीति में अमर माने जाएंगे। बहुत ही वैसे मैं भी 33 साल से योगेश भाई के साथ जुड़ी हूँ, कार्यकर्ता हूँ। करीब 25 साल से तो मैं भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी में थी, इसीलिए योगेश भाई का मार्गदर्शन बहुत मिला है। स्पष्ट वक्ता थे और सांसद के 10 साल में भी हम बैठते थे और बैठने के बाद वडोदरा के लिए कुछ करना हो तो बैठ के बहन ये करना चाहिए, पानी की समस्या है, तो हम बैठ के ये सुलझाने का काम करते थे। कहीं कभी भी मन दुखी हो जाता था तो बहुत अच्छी तरह से बड़े भाई की तरह हिम्मत देते थे। वडोदरा के छोटे लोग या वडोदरा के छोटे बच्चे योगेश काका के पास जाते थे तो अच्छी तरह से सुनना और उनकी समस्या का निकाल करना, ये उनका स्वभाव था। मैं शहर अध्यक्ष भी थी, तब भी उनके माजलपुर विधानसभा के कार्यकर्ता के लिए कौन से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी चाहिए, ये सब चिंता कार्यकर्ता की भी योगेश भाई करते थे। हर कोई नम आंखों के साथ योगेश पटेल को आखिरी विदाई दे रहा है, उन्हें प्रणाम कर रहा है। योगेश पटेल एक ऐसा नाम है जिन्हें सिर्फ वडोदरा ही नहीं बल्कि गुजरात की राजनीति
के इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्होंने हमेशा से जनता की आवाज़ उठाई, चाहे फिर वो सड़क हो, पानी हो, हर बुनियादी समस्या के लिए वो जनता की आवाज़ बने। ऐसे में उनका जाना हर किसी के लिए एक बेहद भावुक पल है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तक, सामाजिक संगठनों से लेकर आम नागरिकों तक, हर कोई अपने काका को आखिरी बार देखने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ राजनीति ही नहीं, वडोदरा की संस्कृति को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने में भी योगेश पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जिस ऐतिहासिक मार्ग આ ટર્મના જેમને આપણા વડોદરા વિસ્તારમાં આપીએ છીએ એવા યોગેશ કાકાની આજે શ્રદ્ધાંજલિ છે, તો એમની અંતિમ યાત્રામાં બધા અમે આવ્યા છીએ અને આવા નેતા આપણા વડોદરાવાસીને મળવા ખૂબ ગમે છે. માનનીય યોગેશભાઈ પટેલ પાર્ટી સાથે સક્રિયતાથી વર્ષોથી સંકળાયેલા, હંમેશા પ્રજાજનો માટે પોતાનો અવાજ ઉઠાવનારા, સત્યની સાથે રહેનારા, પછી એ શિક્ષણમાં ભાવ વધારો હોય, ફીમાં ભાવ વધારો હોય કે મોંઘવારીનો હોય કે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, આજે એમની ખોટ માત્ર રાવપુરા કે માંજલપુરના વિસ્તારને નહીં પરંતુ સમગ્ર શહેરને લાગશે, કારણ કે એમની શિવજીની સવારી જાગનાથ મહાદેવ અને શિવજીની મૂર્તિને જે સોનાનો ઢોળ આપીને સુરસાગરને વિશ્વભરમાં એક મોટું નામ અપાવ્યું છે એવા માનનીય યોગેશભાઈ ભલે આજે આપણી વચ્ચે નથી પરંતુ હંમેશા આપણા સૌના હૃદયમાં રહેશે. હું એમના કુટુંબીજનોને સાંત્વના પાઠવું છું અને મારા શ્રદ્ધાસુમન એમને અર્પણ કરું છું. आप जो अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस जन नेता को अंतिम प्रणाम करने आई है जिसने अपने जीवन के 36 साल जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। आज यहाँ मौजूद हर चेहरा एक कहानी कह रहा है, वो कहानी जो योगेश पटेल के कार्यकाल में उन्होंने जिया है। योगेश भाई पटेल हमारे सबके वडील रहे हैं और वडोदरा शहर के बड़े माने हुए नेता रहे हैं। वर्षों से उन्होंने बड़ौदा के लिए आवाज़ बनाई और वडोदरा के लिए ही जिए और वडोदरा के लिए ही वो आज हमारे बीच नहीं है, बट ही वॉज द लीडर आई वुड से। और उन्होंने इतनी सारी यात्राएं की है, कभी खुद ही आग में से गुजर गए तो कभी खुद ही लोगों के जुलूस को लेकर निकले। छोटी छोटी बातों को भी सेंसिटिव दिमाग से वो लीडरशिप लेते रहे हैं और लीडरशिप उनके पास ऐसी भी थी कि बिल्कुल निर्भय, डिसाइसिव एंड प्रॉम्प्ट एक्टिंग। तो ही विल नॉट वेट फॉर द मॉब टू कम, वो खुद ही उतर जाते थे मैदान में। तो ये अच्छी क्वालिटीज़ के साथ लीडर्स मिलते नहीं हैं। बड़ौदा को ऐसे लीडर मिले हम लोग और पूरा वडोदरा हमेशा उनको याद रखेगा।
आप देख सकते हैं कि फूल और मालों के साथ उनकी अंतिम यात्रा के लिए काफिले को सजाया गया है और पूरा वडोदरा शहर यहाँ पर शामिल हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके सम्मान में। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही गूंज, अमर रहे योगेश पटेल, हर हर महादेव के जयकारे, क्योंकि योगेश पटेल आखिरकार भक्त तो थे शिव के और आज शिव में ही विलीन हो चुके हैं। योगेश काका आज हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप? सीनियर एमएलए योगेश भाई पटेल जो वडोदरा में उन्होंने बहुत अच्छे जो काम किए, सीनियर मोस्ट एमएलए, खास करके जो सुवर्ण जड़ित मूर्ति भगवान शिव की जो सूरसागर में है, वो उनको जो सावली वाले स्वामी जी की प्रेरणा से उन्होंने वो भी स्थापना किया वहाँ। और जो शिव जी की सवारी जो निकलती है हर साल वडोदरा में, उसमें भी पूरा योगेश भाई पटेल का उसमें ऑर्गेनाइज होता है, आयोजन होता है। और एज ए एमएलए पब्लिक के भी बहुत उन्होंने काम किए, एजुकेशन का फील्ड हो, स्कूलों की मैटर हो या कोई भी मैटर में हमेशा उन्होंने सत्ता में रहने के बावजूद भी सत्ता के सामने आवाज़ उठाई है। तो सीनियर मोस्ट एमएलए आज हमारे बीच नहीं रहे। द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और प्रभु उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। योगेश पटेल के निवास स्थल अहमदाबादी पोल में सुबह आमतौर पर अलग होती है। चाय पर चर्चा होती है, दुकानों के शटर खुलते हैं और पूरा इलाका रोज़मर्रा की चहल पहल से भर जाता है। लेकिन आज अहमदाबादी पोल में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। सड़कों पर रौनक नहीं है, दुकानें बंद हैं और पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी के साथ पसरा हुआ है। मानो ये पूरा इलाका भी कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि आज अहमदाबादी पोल एक ऐसे शख्स को विदाई दे रहा है जो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि जनता के मसीहा थे, जनता की आवाज़ थे। आप देख सकते हैं कि रोज़ाना इस इलाके में चहल पहल शुरू हो जाती है, दुकानें सुबह से ही खुल जाती है, लेकिन आज यहाँ पर सारी दुकानें बंद कर दी गई है। ये पूरा इलाका, और सिर्फ इलाका ही नहीं, वडोदरा की जनता योगेश पटेल को काका कहकर बुलाती थी, और सिर्फ बुलाती ही नहीं थी, उन्हें अपने परिवार का सदस्य भी मानती थी। खाली पाछा नाखी दो ना।
सर थोड़ा યોગેશભાઈ પટેલ ધારાસભ્ય ખૂબ 40-45 વર્ષથી ધારાસભ્ય રહ્યા છે અને વડોદરાની ખૂબ એમને સેવા કરી છે. પોતે શિવભક્ત હતા અને ખૂબ એમની નીચે કાર્યકર્તાઓ તૈયાર થયા છે, પરંતુ આજે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. ત્યારે ગુજરાતને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને અને વડોદરાને ખૂબ મોટી ખોટ પડી છે. પોતે શિવમય ભક્તિ કરતાં કરતાં તમામ વડોદરા જિલ્લાની અને શહેરની ખૂબ એમને મંત્રી હતા ત્યારે પણ સેવા કરી છે. આજે આ દુઃખદ ઘટનાની અંદર બીજું તો ન કહી શકીએ, પરંતુ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે એમના જીવને, એના આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને દુઃખ કરવાની આ તબક્કે शांति आप. स्वर्गीय योगेश भाई पटेल साहब मेरे 30 साल के पुराने मित्र थे, घनिष्ठ मित्र. हमारे उनके पारिवारिक संबंध भी थे. उनका सैड डिमाइज सुन के मैं और मेरे परिवार के लोग काफ़ी व्यथित हुए. भगवान से, ईश्वर अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह दे. बड़े नेक इंसान थे. हर कोई आदमी जो उनके पास जाता था उसका काम करते थे, जिसको बोलते थे हम डाउन टू अर्थ, वो थे. उनके साथ मैंने बड़ौदा डेयरी का आंदोलन में भी मैंने उनके साथ था और उनको काफ़ी हाथ में उनके हाथ जल गए थे. मेरी एक पर्सनल समस्या थी जिसको लेके वो 1990 में जनता पार्टी के वो एमएलए थे. बड़ौदा में बाढ़ आई थी, फिर भी मेरे साथ वो दिल्ली मेनका जी के उनके घनिष्ठ संबंध थे. मेनका जी के पास मुझे ले गए. मेनका जी, सम्मानीय मेनका गांधी जी लेके मुझे जॉर्ज फर्नांडिस, उस टाइम पे स्वर्गीय जॉर्ज साहब रेल मंत्री थे, उनके पास ले गए और हम 5 दिन दिल्ली में मेरे साथ रहे थे. ऐसी शख्सियत को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ
कि वो स्वर्ग में जगा दे। काफ़ी आज जो माहौल बरोड़ा काफ़ी व्यतीत है, गुजरात काफ़ी व्यतीत है, और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से देने। मेरे को ऑपरेशन है, चल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने आया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो भगवान उनकी आत्मा को शांति, परिवार को जो दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसा भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना। गुजरात के वडोदरा के सावली जरोद रोड पर जगह जगह एयर लीकेज वॉल्व से पानी का भारी रिसाव देखा गया है। सावली जरोद रोड पर एयर लीकेज वॉल्व से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये लीकेज पानी आपूर्ति विभाग के कार्यालय के नजदीक ही मौजूद है, फिर भी अब तक मरम्मत नहीं की गई है। फिलहाल ये मामला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गर्मी में જ્યારે સાવલી તાલુકાની જનતામાં નળ સે જલ યોજના દ્વારા સરકાર પાણી પુરવઠા દ્વારા 100 કરોડની યોજના બનાવી છે। 100 કરોડમાં નળ સે જલમાં કોઈ પણ ગામમાં નળથી જળ આવ્યું જ નથી, અને સાથે સાથે આ લોકોએ જે લાઈનો નાખી છે એમાં પણ કંઈ ગેરવહીવટ લાગે છે। સાથે સાથે પાણી પુરવઠા દ્વારા આ નળ સે જલ યોજનાની પાઇપલાઇનમાં દરેક જગ્યાએ એરવાલ નાખવામાં આવ્યા છે। એ એરવાલમાંથી હજારો લીટર પાણી વેડફાય છે, લોકોને પાણી નથી મળતું। ગામડાઓની સ્ત્રીઓ 1-1 કિલોમીટર લગી હેન્ડપંપથી પાણી લાવવા માટે મજબૂર બની છે। આવી પરિસ્થિતિમાં જો સરકાર આવી યોજનાઓ બનાવે, પ્રજાના સુખાકારી માટે બનાવતી હોય અને પ્રજાને કોઈ પણ જાતની સુખાકારી ના મળતી હોય, તો આ સરકારે ગેરવહીવટ થયું સ્વીકારવું પડે, અને નળ સે જલ યોજનામાં ભયંકર ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એવું પણ સરકારે સ્વીકારીને સરકારે આ બાબતમાં યોગ્ય પગલાં લઈ તાત્કાલિક જવાબદાર વ્યક્તિઓ સામે પગલાં પણ લેવા જોઈએ। અને હું તો સરકારને વિનંતી કરીશ કે તમે બહુ સારી યોજના લાવો છો, પણ યોજનાનું પરિણામ શું? યોજના જઈને તે ખોરંભે જ છે। નળ સે જલ સાહેબ, લોકોને નળમાંથી પાણી મળે એ નળ સે જલ યોજના, એમાં 100 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ, 100 કરોડ રૂપિયા સાવલી તાલુકામાં ખર્ચ થતું હોય અને પ્રજા આજે ત્રાહીમામ પાણીથી વલખા મારતી હોય, તો એ બહુ યોગ્ય નથી। સરકારે તાત્કાલિક અંગે પગલાં ભરવા જોઈએ, અથવા તો પછી એવા વહીવટ નથી કરી सकता, નિષ્ફળ છે એવું એમને સ્વીકારવું જોઈએ। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો?
અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project Radar approved. बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल के आईसीयू में देर रात भीषण आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा मरीज झुलस गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इसके बाद आईसीयू में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। लोगों ने मौके से स्टाफ के गायब होने का आरोप लगाया। परिजन अपने मरीजों को स्ट्रेचर से बाहर ले जाते दिखे। आईसीयू वार्ड 5वीं फ्लोर पर है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आई। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्ड्स में फंसे मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। 3 मृतकों की पहचान हो गई है, जिनमें गीता देवी 57 साल के, उदय कुमार 30 साल के, शशांक कुमार शामिल है। एक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर भी दुख जताया है। गुजरात के वडोदरा के सावली से गर्व की खबर सामने आई है, जहां गांव के युवा ने भारतीय सेना की कठिन परीक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। वडोदरा के सावली के वाकानेर गांव के युवा आदित्य सिंह राठौड़ ने भारतीय सेना की कठिन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी कर देश सेवा की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया है। सेवा का प्रशिक्षण पूरा कर जब आदित्य सिंह अपने गांव लौटे तो पूरे गांव में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। उनके सम्मान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। शाम को वाकानेर मुख्य द्वार से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा शामिल हुए। देशभक्ति के रंग में रंगे ग्रामीणों ने फूल मालाओं और जयकारों के साथ अपने वीर जवान का स्वागत किया। जय जवान और भारत माता की जय के नारों से पूरा गांव गूंज उठा। इस अवसर पर लोगों ने आदित्य सिंह की उपलब्धि को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आदित्य सिंह की यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे वाकानेर गांव के लिए गर्व का विषय बन गई है। गुजरात के वडोदरा के गोत्री अस्पताल गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। वडोदरा के गोत्री स्थित जीमस अस्पताल आज सेवा और सुविधा का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनता नजर आ रहा है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनूप चंदानी के निरंतर प्रयासों से यह सरकारी अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हो रहा है। डॉक्टर चंदानी का उद्देश्य है कि अस्पताल में आने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को निजी अस्पतालों जैसे महंगे खर्च का बोझ न उठाना पड़े और उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सके। आ मशीन नेविगेशन सिस्टम कहेवाय। आ आपने कॉम्प्लेक्स एनेटॉमी में नेविगेट करवामां मदद करे। આપણે ફેસ સર્જરી જે આપણે સાઇનસની સર્જરી કરીએ છીએ અથવા તો પછી લેટરલ સ્કલ બેઝ સર્જરી और સ્કલ બેઝ સર્જરી એમાં આપણને આ હેલ્પફુલ છે। જે આપણે કોમ્પ્લેક્સ એનેટોમી હોય એ બધી જગ્યા પર નેવિગેટ કરી આપણે જે જગ્યા પર પહોંચવું છે એ જગ્યા પર પહોંચી શકીએ તાકે પછી કોમ્પ્લિકેશન્સ ઓછા થાય। વી આર થેન્કફુલ ટુ જેટકો કંપની જેમને અમને આ થ્રુ CSR આપ્યું છે આ નેવિગેશન સિસ્ટમ। આ નેવિગેશન સિસ્ટમ પ્રાઇવેટમાં જ્યારે યુઝ થાય તો પેશન્ટને કાफ़ી કોસ્ટલી પડે છે સર્જરીનો કોસ્ટ, જ્યારે આપણા અહીંયા વી આર ડુઈંગ ઇટ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाल ही में जेटको के CSR फंड की मदद से अस्पताल में नेविगेशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा अस्पताल में एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन और नेत्र विभाग के लिए NDA लेजर जैसी सुविधाओं को लाने की दिशा में भी काम चल रहा है। डॉक्टर अनूप चंदानी के नेतृत्व में जीमस अस्पताल लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और मरीजों के लिए एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र बनता जा रहा है। આજે આપના માધ્યમથી જણાવું છું કે અમને ગેટકો તરફથી CSRમાં એક અતિ આધુનિક નેવિગેશન સિસ્ટમ મળેલ છે। આ નેવિગેશન સિસ્ટમ નેઝલ સર્જરીઝ જે નાકની સર્જરીઝ હોય એમાં યુઝ થતું હોય છે। આજે પહેલાંના જમાનાની જેમ સર્જરી બહુ મોડર્નાઇઝ થઈ ગઈ છે। એક એન્ડોસ્કોપિક કેમેરા આવે જે અંદર નાખીને આપણે અંડર વિઝન સર્જરી કરી શકતા હોઈએ છીએ। તો એન્ડોસ્કોપિક કેમેરાઝની બી એક લિમિટેશન હોય છે કે થોડા સ્ટેપથી આગળ જઈ શકાતું નથી એનાથી।
અને સર્જરીમાં ક્યારેક કોઈ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસ નીકળે તો એવામાં પછી તકલીફ પડતી હોય છે. તો એ તકલીફ ના થાય એના માટે આ નેવિગેશન સિસ્ટમ ખૂબ જ જરૂરી અને ઉપયોગી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, જેનાથી આપણે નાકના અંદર સુધી અને ઇવન જે સ્કલના બેઝ સુધી પણ આપણે કેમેરાથી જોઈ શકાશે અને એની સર્જરી કરી શકાય. તો સર્જનને એક પ્રોપર સર્જિકલ ફિલ્ડ મળે જોવા માટે, અને કોઈ બી કોમ્પ્લિકેટેડ કેસીસ હોય જ્યાં આસાનીથી બીજા કેમેરાસથી ના પહોંચી શકાય એવી જગ્યામાં પણ આ સિસ્ટમથી આપણે જઈ શકીશું અને એ સર્જરી કરી શકીશું. આજે મારો ENT ડિપાર્ટમેન્ટ ખૂબ જ ધન્ય છે આના માટે કે એ લોકોને આટલી સારી સિસ્ટમ, જે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ સેટઅપમાં કદાચ નહીં હોય એવું એક નેવિગેશન સિસ્ટમ આપણને આજે ડોનેશનમાં ગેટકોએ આપ્યું છે. હું ગેટકોનો બી ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે એમના CSR એક્ટિવિટી હેઠળ એમને GMS ગોત્રીને આટલી સારી અમૂલ્ય વસ્તુ આપી છે. ગેટકો ખાલી ENT ડિપાર્ટમેન્ટ નહીં પણ અમારા GMS હોસ્પિટલમાં ઘણી બધી એવી CSR એક્ટિવિટી કરી છે, જેમાં અત્યારે એક એનેસ્થેસિયા વર્ક સ્ટેશન, એક ઓફથેલનું NDR લેઝર એ પણ વિચારણામાં છે, અને એ પણ તરત જ રાધર એક જ મહિનામાં પછી ડોનેશનમાં મળી જશે આપણને ગેટકો તરફથી. તદુપરાંત ગેટકોના CSR એક્ટિવિટી હેઠળ જે હાઇજીનનો પાર્ટ હોય છે એમાં આપણા હોસ્પિટલમાં જે મોસ્ટ કોમનલી યુઝ ટોયલેટ બ્લોક યુઝ થતા હોય છે એવા ટોયલેટ બ્લોકનું રિનોવેશન અને મેન્ટેનન્સ અલોંગ વિથ મેન પાવર એ CSR એક્ટિવિટી હેઠળ આપણને ગેટકો કરી આપવાનું છે. હું ગેટકોનું ફરી ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે ગરીબ દર્દીઓને આનાથી ખૂબ જ લાભ મળે છે. તમારું જે CSR એક્ટિવિટીના ડોનેશનથી અમને આધુનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જે મળી રહે છે એ અમે દર્દીઓના हित માટે એમની સારવાર માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને એનો ઘણો ફાયદો થતો હોય છે. सोने की कीमतों में आज फिर उछाल देखने को मिला। 24 कैरेट सोना 545 रुपए महंगा होकर 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सोने के दाम में आज यानी 4 जून को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 545 रुपए बढ़कर 1.56 लाख रुपए हो गया है। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 2,432 रुपए कम होकर 2.59 लाख रुपए पर आ गई है। इस साल सोने चांदी की कीमत में तेजी रही है। सोना 2026 में अब तक 23,000 रुपए और चांदी 29,000 रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.56 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.59 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। गुजरात के राजकोट ST बस पोर्ट पर कर्मचारियों के लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। राजकोट ST बस पोर्ट पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और अन्य कर्मचारियों की स्वास्थ्य की जांच की गई, ताकि उनकी फिटनेस और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो सके। इस कैंप में 200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस दौरान डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और आंखों की जांच समेत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। आयोजकों का कहना है कि ऐसे हेल्थ कैंप कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समय रहते बीमारियों की पहचान करने में मददगार साबित होते हैं। आ कैंपनी अंदर वोकार्ड होस्पिटल द्वारा कर्मचारीओना डायाबिटीज, बीपी તેમજ BMI इंडेक्सनी तपास करवामां आवेल हती अने आई चेकअपनी अंदर कर्मचारीओ खास करीने जे ड्राइवर होय छे ते मित्रोने अमारे आंख चेकअपनो कार्यक्रम आयोजन करवामां आवतुं होय छे। तेमां खास करीने जे कर्मचारीओने मोतियो आववानो होय के ઝાંખપ देखाती होय तेनी सारवार कराववा माटे योग्य तपास करवामां आवेल हती अने जे कोई कर्मचारीओने दांत माटेनी कोई तकलीफ होय तो तेमने पण स्माइल प्लस હોસ્પિટલના જે ડોક્ટરો છે તેમના દ્વારા तपास माटे योग्य सूचन आपवामां आवेला हता। गुजरात के राजकोट में नागरिकों को मानसून में दिक्कत न आए, इसलिए नवनियुक्त पदाधिकारियों को फील्ड में उतरने के आदेश दिए गए हैं, जिस पर मेयर डॉक्टर नेहल शुक्ल ने जानकारी दी। प्री मोन्सूननी कामगीरी तो कोर्पोरेशने घणा टाइमथी चालू करी दीधी छे। मैं मीटिंग लईने अधिकारीओ साथे आखी विगतो जाणी एमां 15 जूननी डेडलाइन सेट करी छे के त्यां सुधीमां प्री मोन्सूननी कामगीरी पूर्ण करशे। परंतु हवे ચોમાસાની અને સિઝનની ઋતુઓ ફરી ગઈ હોવાથી આવતા વર્ષથી મેં એમને પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી 20મી મે સુધીમાં પૂર્ણ કરવા માટેની સૂચના આપી છે અને આજે
અમારા 18 વોર્ડના 18 ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સૌને સૂચના આપી છે કે પોતાના વોર્ડમાં આવતા જે હોંકળા છે એની મુલાકાત લે અને મુલાકાત લઈને કામગીરી કોર્પોરેશનની બરાબર છે એમાં કંઈ સુધારા વધારા હોય તો એ તાત્કાલિક પોતે સ્થળ ઉપર ઊભા રહીને કરાવે, જેથી વરસાદની આગાહી થઈ છે કે 2-3 દિવસમાં કદાચ ભારે વરસાદ આવી શકે તો લોકોને ઓછી હાલાકી પડે. પાણી ન ભરાય એના માટે દર વર્ષે કામગીરી થતી જ હોય છે. આ વર્ષે પણ ચોકસાઈથી દરેક કામગીરી થાય એનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છીએ, પરંતુ ક્યાંક અતિવૃષ્ટિ થાય તો આ સમસ્યાનું સમાધાન કરવું મુશ્કેલ હોય છે. ટૂંક સમયને જે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં ઘણા ગેરકાયદેસર વિસ્તારો છે એમને પણ સમજાવીને દર વખતે જે કામગીરી કરવામાં આવતી હોય છે કે કોઈની જાનમાલની નુકસાની ન થાય એની તકેદારી માટેનું પૂર્ણ આયોજન કરેલું છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G
of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. यूपी के धामपुर में आयोजित होने वाली प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन रैली से पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर रैली को रोकने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर में आयोजित होने वाली प्रस्तावित सत्ता परिवर्तन रैली से पहले प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस प्रशासन ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट कर लिया। रैली को अनुमति न मिलने के बाद पुलिस ने एहतियातन उनके घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी और किसी भी प्रकार की भीड़ जुटने से रोकने के लिए विशेष निगरानी की। दरअसल पिछले कई दिनों से पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा था। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समर्थकों से धामपुर पहुंचने और सत्ता परिवर्तन रैली में शामिल होने की अपील की जा रही थी। सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली थी। जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोकसभा पहुंचा के एक देश को नगीना दिया था, एक लीडर दिया था पूरे देश के लिए जो हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हमारी एक यात्रा थी पैदल मार्च, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से, उसकी हमने परमिशन भी डाल रखी है। सारी बात यह है कि सरकार कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी से डरी हुई है और लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। आज हम अपने देश में, हम पाकिस्तान में तो है नहीं, हम अन्य किसी दूसरे कंट्री में तो है नहीं, अपने देश के लोग हैं और हम किसानों की बातों को लेकर, नीट पेपर लीक हो रहे हैं उनको मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों लेकर पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं। और प्रशासन आप देखो किस तरह का रवैया, कहीं बैरिकेड लगा रखे हैं, कहीं रोज सांसद जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रशासन का मानना था कि बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना थी, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती थी। इसी कारण पुलिस ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही व्यापक इंतजाम किए। 2 साल पहले 4 जून में परिणाम आए लोकसभा के, तो इस दिन को व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएं। हमारे आंदोलन को मजबूती मिली है आज के दिन से, और उसी मॉडल को गुजरात, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल लाए, उस तरह आज़ाद समाज पार्टी नगीना मॉडल को पूरे प्रदेश में और देश में लेके जाएगी कि अगर कमज़ोर वर्गों के लोग एकजुट हो जाएं तो किसी भी सत्ता को उखाड़ कर फेंकना कोई बड़ा काम नहीं। उसी प्रक्रिया में आज सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो यात्रा बिजनौर से शुरू होकर फिर मेरठ, शामली होते अगले फेज में पूरे प्रदेश में जाएगी। हमारी सभा जो है वो आशीर्वाद सभा नगीना की और बिजनौर की महान जनता के आशीर्वाद के लिए वो हमने इंदिरा बाल भवन में रखी। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में देश भर से आए किसानों और पदाधिकारियों ने खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हरिद्वार के अलकनंदा मैदान में आयोजित भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों के विभिन्न मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि खेती और किसान दोनों गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने खाद की कमी, बढ़ती कीमतों, कालाबाजारी और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाते हुए किसान आयोग के गठन की मांग की। साथ ही किसान सम्मान निधि को 20,000 रुपए वार्षिक करने, 2 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड देने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सभी फसलों पर MSP की गारंटी देने की मांग की। अधिवेशन में संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी की गई और किसानों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया गया। हमारी सरकार से प्रमुख मांग किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा के 20,000 करने का जो हम पूर्व में ही करते चले आ रहे हैं। अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया है और जो किसानों का 2 लाख तक का ऋण है, कर्ज है, किसानों ने ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड उसको माफ़ किया जाए। किसान जब 60 साल का हो जाता है, गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉई है, नौकरी करता है और रिटायर होता है तो उन्हें पेंशन और ग्रेजुटी और तमाम तरह के फंड मिलते हैं। किसानों के लिए कोई फंड नहीं है। जब वो 60 साल का हो जाए तो उसको एक पेंशन के तौर पे सरकार कुछ निर्धारित करे, जिससे किसान अपने आप को गर्वान्वित महसूस करे कि हम भी 60 साल के हो गए हैं और सरकार हमको भी कुछ दे रही है।
हम लोगों ने टोल का मुद्दा रखा है। हम लोग पूर्व में भी गडकरी जी को ज्ञापन किए थे कि टोल पूर्ण रूप से यूपी में या पूरे भारत में माफ़ किया जाए प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया। दूसरे तरीके से कि 3,000 रुपये पे करिए, 200 बार निकलिए, इस तरह का एक योजना लेके आई कि 15 रुपये कटेंगे। लेकिन हम लोग उससे पूर्ण संतुष्ट नहीं हैं और हम लोग की यही मांग है कि पूर्ण रूप से ये फ्री हो जाए, जिससे टोल पे आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाए। पूरे भारत में खाद की इसमें बहुत किल्लत बनी हुई है, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों की बहुत दिक्कत है, गैस की बहुत दिक्कत है, जो ग्रामीण स्तर पे बहुत समस्याएं हैं। इन सबों की मांग रखी गई है और कल माननीय राष्ट्रपति जी को महोदया को कल ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन किया गया। अब उत्तराखंड सरकार से भी हम लोग मांग रखेंगे कि किसान भवन का निर्माण उत्तराखंड सरकार करवाए और उनको करना भी चाहिए। हर जगह किसानों की मांग है तो यहाँ भी होनी चाहिए पूरी, और सरकार को हम लोग लिखेंगे। गुजरात के पंचमहाल के हालोल में करोड़ों की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। हालोल के कंजरी रूपापुरा रोड पर आलीशान जीवन जी रहा भरत कन्नूभाई परमार राज्य भर में खुद को एफसीआई का डायरेक्टर बताकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने एजेंट्स का नेटवर्क बनाकर कई लोगों से लाखों रुपए ठगे। 3 पीड़ितों की शिकायत के आधार पर हालोल ग्रामीण पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गोधरा बाईपास स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके कब्जे से विभिन्न बैंक्स की 15 से अधिक पासबुक, 8 मोबाइल फोन और एफसीआई के फर्जी दस्तावेज मिले हैं। ONGC में नौकरी આપવા માટે તેમણે અમને લાલચ આપેલી। ટુકડે ટુકડે પૈસા અમે 7,80,000 આપ્યા અને એ વાતને 6 વર્ષ થઈ ગયા, પણ કોઈ નોકરી મળી નથી કે કોઈ બીજો કોઈ રિપોર્ટ આપતા નથી અને ખાલી બહાના બતાવે છે, આજે આપી દઉં, કાલે આપી દઉં, પણ કોઈ એક રૂપિયો જો આપ્યો નથી। હાલોલ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે એક ફરિયાદી શ્રી મનુભાઈ છોટાભાઈ પટેલ કરીને છે, જે રિટાયર્ડ રેલવેના કર્મચારી છે। એમણે આવીને એવી ફરિયાદ આપેલી કે વર્ષ 2020માં એમને આ સામેવાળા જે ભરતભાઈ કનુભાઈ પરમાર છે, રહેવાસી કંજરીના, તેમની સાથે પરિચય થયેલો અને આ જે ભરતભાઈ કનુભાઈ પરમાર જે આરોપી છે એમને એવી પોતાની ઓળખ એફસીઆઈમાં ડાયરેક્ટર તરીકેને આપી અને એવું કરેલું કે મારે બધા જ વિભાગોમાં, સરકારી જેટલા વિભાગો છે એ તમામ ખાતાઓમાં પણ ઓળખાણ છે અને હું તમને નોકરી અપાઈ દઈશ। એટલે આ કામના જે ફરિયાદી મનુભાઈ છે એમને એમના દીકરાને નોકરી ONGCમાં અપાવવા માટે થઈ અને વાતચીત કરેલી, જે અનુસંધાને એમણે RTGSથી તેમજ રોકડા અને ચેકથી કુલ 7,78,950 રૂપિયા નોકરી અપાવવા માટેના પેટે લીધેલા હતા અને એ અનુસંધાને એમને કોલ લેટર્સ ઓફર કરેલો હતો। જે કોલ લેટર્સ થયા પછી પણ કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ કે એવું ના આવ્યું એટલે એમને વેમ ગયો, એટલે એમણે પાછા પૈસા પરત માગવાનું ચાલુ કરેલું, જે પૈકી એમને 3 લાખ રૂપિયા પાછા આપી દીધા, પરંતુ બાકીના પૈસા પાછા નહીં આપતા હતા। એટલે 2022 સુધી એમને આ વાત ખબર પડી હતી। ત્યારબાદ એમણે અવારનવાર એમની ઉઘરાણી કરેલી અને ઉઘરાણીમાં પણ પૈસા પરત નહીં આપતા અને તપાસ કરતાં એમણે બીજા પણ આવા લોકો સાથે આ ભરતભાઈ કનુભાઈ પરમારે આવી નોકરી અપાવવાની ઓફર કરીને કોલ લેટર્સ ખોટા બનાવીને આપી ઝાંસામાં લઈ અને એમની પાસેથી પણ પૈસા લીધેલા હોવાનું ધ્યાને આવતા એમણે આ બાબતે ભરતભાઈ કનુભાઈ પરમાર વિરુદ્ધમાં ફરિયાદ આપી છે। જે બાકીના જે સાહેદો છે એમના પણ કુલ ટોટલ 68 લાખ રૂપિયા આ રીતે હાલ ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે એમને 68 લાખ રૂપિયાનું વિશ્વાસઘાત કરી ठगाई કરી લીધેલી છે। गुजरात के वडोदरा में मानसून से पहले ही जल भराव की समस्या एक बार फिर सामने आई है, जो मानसून में माहौल कैसा होगा ये खुद ब खुद बयां कर रही है। वडोदरा के जेतलपुर अंडरब्रिज गरनाले में बिना बारिश के ही पानी भर जाने से वीएमसी की प्री मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि वडोदरा में अभी बारिश नहीं हुई है, इसके बावजूद अंडरपास में पानी जमा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जेतलपुर गरनाले में जलभराव अब आम बात बन चुकी है। बार बार पानी भरने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि वीएमसी द्वारा किए गए प्री मानसून कार्य और दावे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। बिना बारिश के जलभराव की इस घटना ने एक बार फिर शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और वीएमसी की प्री मानसून तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गुजरात ने एक बार फिर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में अपनी अग्रणी पहचान साबित की है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत गुजरात ने कैटेगरी बी राज्यों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए हैं। मई 2026 के दौरान राज्य में 3,06,000 से अधिक उपभोक्ता आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 35,000 से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन शुरू किए गए। इसके अलावा 42,000 से अधिक डिस्कॉम निरीक्षण पूरे किए गए और 210 नए वेंडरों का पंजीकरण हुआ। गुजरात को पीएम सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड, सबसे अधिक उपभोक्ता आवेदन, सबसे अधिक रूफटॉप सोलर कमीशनिंग, सबसे अधिक निरीक्षण और सबसे अधिक वेंडर पंजीकरण जैसी श्रेणियों में प्रथम स्थान मिला। राज्य की ओर से GUVNL की प्रबंध निदेशक शालिनी अग्रवाल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त किए।